हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशंस। तो देखिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवोल्यूशन क्या है, तो देखिए जो सिंपल जो ऑर्गेनाइज्म है उसका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्म में जो बदलने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशंस। देखिए एवोल्यूशन इज ए प्रोसेस इन विच अ सिंपल लाइक फॉर्म चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ग्रेजुअल चेंज, यानी ग्रेजुअल चेंज के द्वारा धीरे धीरे जो सिंपल्स जो फॉर्म्स होता है, यानी कि सिंपल ऑर्गेनाइज्म जो होता है उसका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्म में जो चेंज होना कहलाता है एवोल्यूशंस। तो एवोल्यूशन एक बहुत ही धीमे सतत चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए स्पेशिएशन, जिसको बोलते हैं जातीकरण। तो देखिए द प्रोसेस विच टेल्स अस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी कि ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर नई स्पीसीज का निर्माण होता है, नई स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। फ्रॉम द अदर स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेशिएशन, यानी कि अदर स्पीसीज का निर्माण होता है तो इसको स्पेशिएशन यानी कि जातीकरण कहते हैं। देखिए स्पीसीज का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, स्पीसीज से नई स्पीसीज की बनने की जो प्रोसेस है स्पेशिएशन यानी कि जातीकरण कहलाती है। फैक्टर कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ स्पेशिएशन, यानी कि स्पेशिएशन यानी कि जातीकरण को कौन कौन सी फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे पहली चीज जो कि स्पेशिएशन को प्रभावित करते हैं। द सडन चेंजेस इन द फ्रिक्वेंटली ऑफ जीन, यानी कि जीन के अंदर अचानक चेंजेस आ जाता है, इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अगला है म्यूटेशन, म्यूटेशन की जो बारे में खोज करता है ह्यूगो डी ब्रिज ने इसके बारे में बताया था। तो म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन जीन, जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन कहलाता है। ड्रोसोफिला मेलेनगेस्टर्स के अंदर इसको सबसे पहले फल मक्खी के अंदर देखा था, यानी कि जो फल मक्खी है उसकी जो आइज के जो कलर है वो एकदम से वाइट दिखा था, यानी कि अचानक उसमें जो चेंजेज आया वो किसकी वजह से आया, म्यूटेशन के कारण। तो सडन चेंज इन जीन मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्म इज कॉल्ड म्यूटेशंस, यानी कि अचानक जीन में परिवर्तन हो जाता है जिससे म्यूटेशन। तीसरा देखिए नेचुरल सिलेक्शन, तो यानी कि प्राकृतिक चयन। तो देखिए इट इज सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज गेटिंग सर्वाइवल एडवांटेज ड्यू टू द नेचुरल एनिमाई। नेचुरल जो एनिमाइज होते हैं उनसे अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ ऑर्गेनाइज्म होते हैं वो प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। देखिए माइग्रेशंस क्या है, तो माइग्रेशन यानी कि प्रवासन। तो देखिए शिफ्टिंग ऑफ वन पार्टिकुलर ऑर्गेनाइज्म ऑफ ए स्पीसीज इन द अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम पॉपुलेशन, यानी कि कोई ऑर्गेनाइज्म का अपने सेम पॉपुलेशंस के अंदर शिफ्ट हो जाना, पार्टिकुलर ऑर्गेनाइज्म का अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन पॉपुलेशन सेम है बट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, लेकिन उनके कैरेक्टर्स क्या है, डिफरेंट है, इज कॉल्ड माइग्रेशन, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशंस यानी कि प्रवासन। देखिए एविडेंस ऑफ एवोल्यूशंस, यानी कि जो एवोल्यूशन जो होते हैं, विकास जो हुआ है ये बहुत सतत प्रक्रिया है और धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है। इसके क्या साक्ष्य है, क्या एविडेंस है, क्या प्रमाण है। तो देखिए होमोलोगस ऑर्गन, समजात ऑर्गन। तो समजात ऑर्गन क्या है, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जिनकी उत्पत्ति तो समान हुई है लेकिन उनकी जो फंक्शन है यानी कार्य है वो अलग अलग हैं, वो कहलाते हैं समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन। तो देखिए इसको ऑर्गन विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गन जिनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उत्पत्ति की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनल, यानी कि वो लेकिन कार्य की दृष्टि से क्या है, अलग अलग है, वर्क अलग अलग करते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर्स जो बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ से उनकी उत्पत्ति वो क्या है, सेम है, उनको क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो हमारे जो फोर लिम्ब है, जो अग्र हाथ है वो है, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स वो, और फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, जो फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग की बात कर रहे हैं अपन, मेंढक की। विंग्स ऑफ बर्ड्स, पक्षी के जो विंग्स है यानी कि उनके पर हैं। विंग्स ऑफ बैट, जो बैट यानी कि ये जो चमगादड़ है उसके विंग्स, दे आर होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि इन सब के अंदर क्या है, बेसिक यानी कि इनकी उत्पत्ति तो समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग है,
उनके, जैसे देखिए 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन, हमारे जो आगे के जो हाथ है वो पकड़ने का काम करते हैं। 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स, ये हॉर्स के जो दौड़ने का काम करते हैं। 4 लिम्ब ऑफ फ्रॉग, कूदने, ये इसको गति के लिए या चलने के लिए। विंग्स ऑफ बर्ड्स, उड़ने के लिए। और विंग्स ऑफ बैट, ये आरोहण के लिए या उसको उड़ने के लिए। तो सभी के कार्य अलग अलग है, लेकिन इनकी बेसिक जो उत्पत्ति हुई है वो क्या है, सेम है। तो ये कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट देखिए एनालोगस ऑर्गन, समवर्ती अंग, यानी कि जिनके कार्य तो समान है, यानी फंक्शनल इज द सिमिलर बट बेसिक जो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिसिमिलर होती है, दैट इज कॉल्ड यानी कि एनालोगस ऑर्गन, यानी कि समवर्ती अंग। समवर्ती अंग कार्य समान, उत्पत्ति अलग अलग। देखिए ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर्स डिफरेंस होती है बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन, लेकिन कार्य क्या होता है, सेम होता है, समान होता है, कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं, यानी कि इनका कार्य समान है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल देखिए विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स ऑफ इंसेक्ट उड़ने का काम करते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड, ये भी उड़ने का काम करते हैं। विंग्स ऑफ बैट, ये भी उड़ने का काम करते हैं। यानी कि तीनों की जो अगर हम देखें फंक्शन देखें तो सेम है, बट तीनों की जो अगर अपन बेसिक जो स्ट्रक्चर देखें, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, जिस स्ट्रक्चर से ये बनते हैं तीनों पार्ट्स, यानी कि तीनों के जो ऑर्गन्स बनते हैं वो क्या है, वो डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी फंक्शंस जो इनका क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स या समवर्ती ऑर्गन। तो ये तीनों समवर्ती ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगला आता है फॉसिल्स। फॉसिल का मतलब जीवाश्म। जो पुराने समय में जो जीव हैं वो चट्टानों के नीचे दब जाते थे, डिपोजिटेड हो जाते थे, उनके ऊपर बहुत सारे लेयर्स, और उनके जो इंप्रेशंस बनते थे उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। तो देखिए जीवाश्म क्या है, फॉसिल आर रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव्ड इन द पास्ट अबाउट 100,000 ईयर एगो। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के वे चिन्ह, वे इम्प्रेशंस जो कि दैट लाइव्ड इन द पास्ट, यानी कि हजारों लाखों साल पहले वो, हजारों साल पहले वो लाइव थे। आज कालांतर में उनके इम्प्रेशंस जो कि जमीन के अंदर वो दब गए, और उसके इम्प्रेशंस, उसके जो निशान हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं, जो कि डेड रिमेन्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए नोट आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस का भी एक प्रकार का फॉसिल्स है, यानी कि ये फॉसिल से ही उसकी स्ट्रक्चर्स प्राप्त की थी। तो आर्कियोप्टेरिस कैसा था, आर्कियोप्टेरिस बिल्कुल पक्षी की तरह था, और उसकी जो चोंच के अंदर दांत थे, जो कि रेप्टिलिया यानी कि जो मगरमच्छ होता है उसके अंदर दांत होते हैं, उसकी तरह इसके दांत थे। इसके पंख के ऊपर स्कल थे, शल्क थे, यानी कि इट इज कनेक्टिव लिंक ऑफ रेप्टाइल एंड एविज। आर्कियोप्टेरिस कनेक्टिव लिंक है किसका, रेप्टाइल यानी कि रेप्टिलिया वर्ग का और एविज वर्ग का। इट हैव बूथ रेप्टिलिया और एंड एविज कैरेक्टर, यानी कि इसमें एविज और रेप्टिलिया दोनों की कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। किसके अंदर, आर्कियोप्टेरिस के अंदर। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि एविज से किसका निर्माण हुआ है, रेप्टिलिया का, यानी कि एविज से रेप्टिलिया वर्ग की उत्पत्ति हुई है। यानी कि आर्कियोप्टेरिस का जो फॉसिल्स हमें यानी कि ये बताता है कि किस तरह से वंश जो ऑर्गेनाइज्म है उससे अनदर ऑर्गेनाइज्म का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखिए एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल, यानी कि जो फॉसिल होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, उनकी एज का कैसे एस्टिमेट किए, उनका एज का कैसे पता लगाया जाए। तो सबसे पहले देयर आर 2 वेज, यानी कि 2 तरीके हैं यहाँ पे एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल, फॉसिल्स का एज को एस्टिमेट करने। कार्बन डेटिंग मेथड, यानी कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग। तो कार्बन हैव 2 आइसोटोप, कार्बन के 2 आइसोटोप है, कार्बन 612 एंड कार्बन 614। तो कार्बन 612 बाय द फाइंडिंग out the percentage of radioactive carbons in fossil we can estimate the age of fossils। यानी कि कार्बन 12 की जो आइसोटोप्स उसका उपयोग करके अपन जो रेडियोएक्टिव कार्बन है उससे अपन इसका पता लगा सकते हैं कि ये रेडियोएक्टिव पदार्थ की सहायता से कि ये कितना पुराना फॉसिल जो है, यानी कि इसकी आयु कितनी है। तो कार्बन डेटिंग विधि क्या है, यानी कि जीवाश्म की जो उसकी जो आयु है वो कितना पुराना है इसका पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव डेप्थ। तो जितनी ज़्यादा गहराई होगी, कोई फॉसिल जितना अंदर गहरा है तो उतना ही ज़्यादा एज का है, और जितना जो क्लोजर है, क्लोजर टू द अर्थ, वो उतना ही नया है।
यानी कि देखिए इससे द फोसिल्स वी फाइंड क्लोजर टू द अर्थ सरफेस टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जो फोसिल्स पृथ्वी के जितना नज़दीक है क्लोजर है, आर मोर रिसेंट, वो बहुत ही नया है यानी कि रिसेंट है, बिल्कुल रिसेंटली अभी अभी हुआ है। देन द फोसिल्स वी फाइंड इन द डीपर लेयर, यानी कि जो डीपर लेयर में जितना ज़्यादा गहरा है, जो जितना ज़्यादा गहरा होगा, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है जो बिल्कुल ऊपर है वो बिल्कुल रिसेंट है, और जो जितना अंदर है, जो फोसिल जितना अंदर है वो उतना ही ज़्यादा एज का होगा, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा पुराना होगा, यानी कि उसकी आयु और ज़्यादा है। तो इस तरह से अपन रिलेटिव डेप्थ और कार्बन डेटिंग मेथड द्वारा फोसिल जो है यानी जीवाश्म में उनकी जो आयु है उसका एस्टिमेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर जो 9 है हेरिडिटी और इवोल्यूशंस वो कंप्लीट हुआ।